Good morning, students. Today we are going to continue our second chapter, that is forms of business organization. In last lecture we had discussed the concept of cooperative organization, and in last lecture we had discussed the merits, demerits and features of cooperative organization. As you all know the concept of cooperative organization, what is the meaning of cooperative organization? Cooperative organization meaning is clear for its name, that is to cooperate the members of society. In cooperative organization there must be a 10 members and they work on the principle each for all and all for each, and one man one vote. In this lecture we are going to discuss the topic types of cooperative organization. There are 6 types of cooperative organization. Step by step we are going to discuss. First is consumers cooperative society. Beta, consumer cooperative society is formed by the members of society, that is known as consumer cooperative society. Consumer cooperative society, the main purpose is to eliminate the middleman. Is it clear? Because the members of cooperative society help ईच अदर, ठीक है ना. कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, मिडल मैन को अवॉइड करेंगे, मिडल मैन को एलिमिनेट करेंगे. दे डायरेक्टली परचेज द गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड सेल इट टू देयर मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइस. वो डायरेक्ट होलसेलर से उन्होंने गुड्स परचेज कर लिया. जब बेटा हमारा स्टेप बाय स्टेप चलता है कि होलसेलर से रिटेलर्स लेंगे, रिटेलर से कंज्यूमर लेंगे, तो होता क्या है, जब फाइनली अल्टीमेट गुड्स हमारे कंज्यूमर तक आती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है. बट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हमारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ पे बड़े नीडी मेंबर्स होते हैं. वो मेंबर्स जैसे पुअर पीपल्स होते हैं, वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते. तो ये क्या करते हैं कि जो मेंबर, जो नीडी मेंबर है, वो मिलके एक सोसाइटी बना लेते हैं. तो उनके पास एक थोड़ा सा अमाउंट कलेक्ट हो जाता है, तो जिससे क्या करते हैं, वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं और अपने मेंबर्स को वो रीजनेबल प्राइस पे सेल करते हैं. इससे क्या होता है कि उनके मेंबर्स को गुड्स कम प्राइस पे मिलती है. और इसमें बेटा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो एज अ शेयर, जो डिविडेंड की फॉर्म में, या फिर जो मेंबर जितनी ज़्यादा गुड्स की परचेजिंग करेगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना. जैसे आप फॉर एग्जाम्पल एक पेन आप बाहर से ले रहे हो, वो आपको 5 रुपीज़ का पड़ रहा है, क्योंकि वो आपका होलसेलर, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर आप तक आएगा. लेकिन यहाँ पे आपको वो पेन 3 रुपीज़ का पड़ रहा है. दैट मीन्स जितनी ज़्यादा आप परचेजिंग करोगे उतना ज़्यादा आपका जो प्रॉफिट है वो बचेगा. 2 रुपीज़ बच के आपने 5 पीसेस पेन के खरीदे तो आपको 10 रुपीज़ का क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया. इस तरह से ये प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जो मेंबर जितनी ज़्यादा परचेजिंग करेगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा. तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा बेटा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या, एंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हमारे कंज्यूमर को सारी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती रहे ऑन टाइम. सप्लाई द गुड्स एट रीजनेबल प्राइस. इज इट क्लियर? रीजनेबल प्राइस, दैट मीन्स टू एलिमिनेट द मिडल मैन एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली गुड्स हमें रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल होंगी. थर्ड वन इज सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हाई क्वालिटी. यहाँ पे किसी तरह का एडल्ट्रेशन नहीं, शॉर्ट मेजर नहीं, एकदम उनको बेटर से बेटर क्वालिटी और एकदम चीप रेट पे, रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड कराना. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. नाउ नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हमारे वो मेंबर्स आते हैं जो गुड्स की प्रोडक्शन तो करना चाहते हैं, बट उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीनरी नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है. क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि नीडी मेंबर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अफोर्ड वो नहीं कर सकते हैं. तो ये सारे रॉ मटेरियल, मशीनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें नहीं होने की वजह से वो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. तो ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल 10 मेंबर्स है जिनको प्रोडक्शन करनी है, तो वो मिनिमम, इससे मैक्सिमम भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 10 मेंबर्स जब होंगे तो वो अपनी सोसाइटी को जनरेट कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनकी सोसाइटी जनरेट हो जाएगी. तो यहाँ पे ये 10 मेंबर्स जो है ABCD, इस तरह से इन्होंने क्या किया, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली. अब कुछ रॉ मटेरियल, कुछ अमाउंट A के पास है, कुछ B के पास है, कुछ C के पास है. अब इस तरह से क्या हो गया कि हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट कलेक्ट हो गया. तो ये क्या करेंगे, जब सारे के सारे सोसाइटी के मेंबर
मिल जाएंगे तो उनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होगा तो वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। रीज़न ये है वो रॉ मटेरियल मशीनरी की वजह से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, बट यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स, जब नंबर ऑफ जो प्रोड्यूसर्स है जब वो कलेक्ट हो जाएंगे, उनकी एक सोसाइटी बनी, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऑन टाइम रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये इस तरह से एक दूसरे को फिर सपोर्ट करते हैं। इसमें दो तरह के बेटा मेंबर्स होते हैं, एक तो वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो उनको रॉ मटेरियल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, ये चीज़ें प्रोवाइड कराना। दूसरे प्रोड्यूसर्स हमारे वो होते हैं वो डायरेक्टली रेडीमेड गुड्स को परचेज करेंगे और फर्दर उसको सेल करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह के प्रोड्यूसर्स हैं। ये दोनों प्रोड्यूसर्स हमारे प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर आते हैं। तो मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो क्या है? टू एंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मशीनरी, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराना ताकि वो अपना मेन फोकस प्रोडक्शन पे कर सके। सेकेंड, टू प्रोवाइड लेटेस्ट मशीनरी एंड न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, उनको प्रोडक्शन के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीनरीज, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराना। थर्ड वन इज़ टू एंश्योर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ गुड्स, हमें ये देखना है कि जो हमारी गुड्स हैं उनका स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन हो और गुड्स हमारी प्रॉपर वे से सेल हो। दैट मीन्स कि जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, कोशिश ये करना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोड्यूसर्स को हम रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करा सके ताकि वो अपना मेन फोकस प्रोडक्शन पे कर सके। और जो प्रोड्यूसर्स ऐसा कर रहे हैं कि रेडीमेड्स गुड्स को परचेज कर रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं, तो उनको भी रेडीमेड गुड्स ऑन टाइम प्रोवाइड कराना, गुड्स और सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग, मार्केट वेयर गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड, दैट इज नॉन एज मार्केट। यही हुआ ना मार्केट। अब यहाँ पे कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का क्या कंसेप्ट हुआ? यहाँ पे होता क्या है बेटा कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, अब वो क्या करते हैं, मार्केट में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, वो बार्गेनिंग नहीं कर पा रहे, उनको उनके प्रोडक्ट का सही प्राइस नहीं मिल रहा है। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे वो बड़ा स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। अब वो जब गुड्स का प्रोडक्शन स्मॉल क्वांटिटी में करे तो उसको मार्केट में कैसे सेल कर सकते हैं? लार्ज स्केल पे इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इतना ह्यूज मार्केट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफरेंट जो स्मॉल मार्केटर्स हैं, जो स्मॉल पर्सन्स हैं, वो क्या करते हैं, मिल के एक अपना उन्होंने सोसाइटी बना लिया। अब जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स है सोसाइटी के, सब ने कुछ ना कुछ प्रोडक्शन की है। अब वो क्या हो गया, एक साथ मर्ज कर लिया। फॉर एग्जांपल 20 मेंबर्स, 30 मेंबर्स, सब ने अपना जो प्रोडक्शन स्मॉल लेवल पे किया उसको एक मर्ज कर लिया। दैट मीन्स अब उनका मार्केट क्या हो गया, बिग हो गया, बड़ा मार्केट हो गया। अब बड़ा मार्केट होने की वजह से उनका बार्गेनिंग पावर, उनका कॉम्पिटेंसी ये इंक्रीज होगा, क्योंकि एक सिंगल पर्सन कितना बार्गेनिंग करेगा और उसके पास प्रोडक्ट भी नहीं है, वो कॉम्पिटेंसी उसके अंदर नहीं आएगा। बट जब स्मॉल जो मार्केटर है वो जब कंबाइन हो जाएंगे तो उनके पास एक बिग प्रोडक्ट, एक लार्ज प्रोडक्ट होगा और उनकी जो कॉम्पिटेंसी पावर है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगी, तो उनका प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, एक ह्यूज प्लेस लेगा। एक प्रोड्यूसर बेटा जो स्मॉल लेवल पे प्रोड्यूस कर रहा है, वो कितने सर्विसेज को अरेंज करेगा? ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, वेयर हाउसिंग भी चाहिए, वो कहाँ से इतना मैनेज करेगा? नहीं कर पाएगा। बट जब ये सोसाइटी में मेंबर्स मर्ज हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी इजीली मैनेज हो सकती है। उनको एक बिग प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे वो अपनी गुड्स को सेल कर सकते हैं और वो अपनी गुड्स का उनको प्रॉपर प्राइस अवेलेबल होगा। मेन क्या होता है, जब स्मॉल मार्केटर सेल करते हैं ना, उनको उनकी गुड्स का प्रॉपर प्राइस नहीं मिलता है। बट जब उनको एक बिग प्लेटफॉर्म मिलेगा तो उनकी जो प्रोडक्शन की है, जो गुड्स उन्होंने बनाई है, उसका उनको एक प्रॉपर प्राइस भी मिलेगा। तो मेन यहाँ पे जो हमारा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है, इसका पर्पस क्या है? टू एंश्योर अ स्टडी एंड फेवरेबल मार्केट। फेवरेबल दैट मीन्स इन द फेवर ऑफ मार्केटर्स, जो सेल करना चाह रहे हैं प्रोड्यूसर्स, उनको फेवरेबल मार्केट, उनको एक बिग प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे उनको उनके प्रोडक्ट का प्रॉपर प्राइस मिलेगा। सेकेंड वन इज टू एंश्योर बेस्ट प्राइस। बेस्ट प्राइस कि उनके जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो उनको मिलना चाहिए। रीज़न ये है क्योंकि जब वो स्मॉल इंडिविजुअल सेल करते हैं तो उनको प्राइस अच्छा नहीं मिलता, बट यहाँ पे उनको बेस्ट प्राइस प्रोवाइड कराना। टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, डिफरेंट टाइप्स की जो उनकी सर्विसेज है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कराना। ये भी हमारा कंज्यूमर मार्केटिंग सोसाइटी का पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है। टू एंश्योर ऑनेस्ट ट्रेडिंग। ऑनेस्ट ट्रेडिंग होना चाहिए, किसी भी तरह का एडल्ट्रेशन नहीं, शॉर्ट मेजर नहीं,
ये सारी चीज़ें, ब्लैक होर्डिंग, फेक एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ट्रेडिंग बिल्कुल ऑनेस्टली करना है। टू एलिमिनेट मिडल मैन, यहाँ पे कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का भी मेन पर्पस यही है कि मिडल मैन को एलिमिनेट करना, क्योंकि जब तक हमारे मिडल मैन रहते हैं उससे क्या होता है कि हमारे गुड्स का प्राइस प्रॉपर हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हर कोई अपना अपना मार्जिन रखता है। तो बट ये सोसाइटी के मेंबर सारे डीलिंग को खुद करते हैं, मिडल मैन होगा नहीं तो ऑब्वियसली गुड्स का प्राइस इनको प्रॉपर मिलेगा। दैट इज द कंज्यूमर मार्केटिंग सोसाइटी। नाउ नेक्स्ट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्रेडिट सोसाइटी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि क्रेडिट मतलब दैट मीन्स उनको लोन प्रोवाइड कराना, इजी टर्म्स पे उनको मनी प्रोवाइड कराना। यहाँ पे वो पर्सन्स होते हैं जिनको मनी की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, बट होता क्या है ये इनके पास इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है कि ये बैंकर्स को, जो मनी लेंडर्स है बड़े बड़े, उनको इंटरेस्ट दे सके, क्योंकि मनी लेंडर्स एक्सप्लोटेशन भी करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल कराना। और यहाँ पे ये नीडी मेंबर्स हैं, अब इनके पास अमाउंट नहीं है, बट यहाँ पे जो डिफरेंट जो मेंबर्स हैं वो मिलके अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। जितनी भी उनकी स्मॉल सेविंग्स होती है हर मेंबर्स की, वो सेविंग को कलेक्ट करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसका एक और बेनिफिट है, यहाँ पे जब जो पीपल्स जो सेविंग को कलेक्ट करते हैं, फिर जो भी इनकी सोसाइटी में जिसको ज़रूरत है ये उसको लोन की फॉर्म में बड़ी इजी टर्म्स पे और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कराते हैं। इससे लोगों की जो हैबिट ऑफ सेविंग है वो और इम्प्रूव होती है। क्यों बढ़ती है हैबिट ऑफ सेविंग? क्योंकि उनको एक उनके स्मॉल अमाउंट पे थोड़ा सा इनकम होने लगा, फिर वो और मोटिवेट होते हैं, उनको लगता है कि अगर वो थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस पे और इनकम होगा। दैट मीन्स इसका एक बेनिफिट क्या हुआ कि मेंबर्स की हेल्प हो जाती है, दूसरा बेनिफिट क्या हुआ कि उनकी जो हैबिट ऑफ सेविंग है वो भी हमारी इंक्रीज होती है। बेटा ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये बड़े इजी टर्म्स पे, बिल्कुल सिंपल टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये लोन प्रोवाइड कराते हैं। ये आउटसाइडर जो जनरल पब्लिक है, मोस्टली सबको नहीं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा नीडी मेंबर्स है, बहुत ज़्यादा नीडी मेंबर्स है, मैंने कहा कि ये वैसे मेन सोसाइटी के मेंबर्स को ही, बट जो जनरल पब्लिक है जो बहुत ज़्यादा नीडी है, ये उनको भी इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन प्रोवाइड कराते हैं। इस सोसाइटी का मीनिंग क्लियर है कि वो सोसाइटी के मेंबर मनी अपनी जो सेविंग है उसको कलेक्ट करेंगे और जिसको ज़रूरत है उसको बिल्कुल इजी टर्म्स एंड कंडीशंस में और लो रेट पे लोन प्रोवाइड कराते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इज टू प्रोटेक्ट मेंबर फ्रॉम एक्सप्लोटेशन बाय मनी लेंडर्स। जो मनी लेंडर्स होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, फॉर्मेलिटीज़ इतनी और इतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 डे डिले कर दिया तो वो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बट इस सोसाइटी के मेंबर्स इतने ज़्यादा नहीं है कि वो इतना मैनेज कर सके। तो मेन ये अपने मेंबर्स को मनी जो एक्सप्लोटेशन है मनी लेंडर्स का उससे सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। टू एंश्योर लोन ऑन ईजी टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं। थर्ड वन इज टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स। Main objective is to develop the habit of saving among the members. Next is cooperative farming society, that is also known as agriculture society. कंज्यूमर जो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है इसमें ये फार्मर्स के लिए सोसाइटी है। फार्मर्स जो है इस सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं और इंडिया जैसी कंट्री में जो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है उसका होना बहुत ज़रूरी है। ये क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे जो फार्मर्स है, इतना ज़्यादा यहाँ पे ओवरबर्डन है, उनके पास सीड्स नहीं है, फर्टिलाइजर्स नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है और इतना ज़्यादा एक्सेसिव सब डिवीज़न है कि फार्मर सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी में डिफरेंट फार्मर्स मिल के इस सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं और वो फिर अपनी सोसाइटी के मेंबर्स की पूरी तरह से हेल्प कराते हैं। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ मैकेनिज्ड फार्मिंग सिस्टम। दैट मीन्स कि उनको भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, जो हमारा अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो फार्मिंग के लिए यूज़ हो रही है वो सारी चीज़ें फार्मर्स को प्रोवाइड कराना। सेकेंड वन इज़ प्रोवाइडिंग सीड्स, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन और अदर टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना ताकि हमारे फार्मर्स भी अपडेट रहे। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। नाम से ही इसका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में वो मेंबर्स आते हैं
जिन्हें एकोमोडेशन चाहिए वो सारे मेंबर्स इस सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं। तो डिफरेंट मेंबर्स क्या करते हैं, वो अपना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, ये लोग क्या करते हैं, बिग प्लॉट ले लिया, फ्लैट ले लिया, प्लॉट को लेके कंस्ट्रक्शंस करा लिया, और उसके बाद जो भी उनकी सोसाइटी के मेंबर्स में जिसको हाउसिंग की ज़रूरत है, एकोमोडेशन चाहिए, वो उसको ईजी टर्म्स पे, ईजी इंस्टॉलमेंट्स पे प्रोवाइड कराते हैं। इससे क्या होता है, उनको हाउसिंग फैसिलिटी भी मिल जाती है। क्लियर है ना कि मेंबर्स मिल के क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट किया, फिर उन्होंने बिग प्लॉट, लैंड, ठीक है, फ्लैट्स, ये सब परचेज की और अपने मेंबर्स को ईजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो प्रोवाइड कराते हैं। इससे क्या होता है कि उनके फार्मर जो उनके मेंबर्स हैं उनके पास हाउसिंग भी अवेलेबल हो जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल accommodation to its member. Second one is helping member to purchase house. Third one is providing civic amenities such as road, park. ये सारी चीज़ें भी इनका काम है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, अपनी सोसाइटी को, अपने मेंबर्स को सपोर्ट करना है। मेन मोटिव यहाँ प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, मेन मोटिव है उनको पूरी तरह से सपोर्ट करना, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। This is the types of cooperative organization. Any member can join the any types of cooperative society according to need. Farmer can join the farming society, a needy marketing person who needs market can join the marketing society, consumers can join the consumer cooperative society, a person who needs a house can join the consumer housing society. This depends on the need. There is no restrictions, no discrimination, any person can join the cooperative society, and whenever he wants he can leave the cooperative society. Now last topic is difference between partnership and cooperative society. What is the difference between partnership and cooperative society? Number of member in partnership, their minimum number of member is 2, in case of banking 10, maximum in case of banking 10, and in ordinary 20. In cooperative society there must be a minimum number of member 10 and maximum there is no limit. Benefits, पार्टनरशिप में बेनिफिट जो है वो हमारा क्या होता है, पार्टनर्स के मेन जो रीज़न, जो मेन मोटिव है पार्टनरशिप में वो प्रॉफिट अर्न करना है, बेनिफिट के लिए किया जाता है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, टू कोऑपरेट द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेन मोटिव यहाँ पे प्रॉफिट को अर्न करना नहीं है। बिजनेस, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस फॉर्म होना चाहिए तभी तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट करेगी, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं है। जो भी मेंबर्स है वो सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। फार्मर सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, ऐसा नहीं कि बिजनेस हो, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि उनको प्रॉफिट ही अर्न करना है। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप के केस में रजिस्ट्रेशन क्या है कि it depends on the partners, but in cooperative society there must be a registration. Without registration no consumer cooperative society, no cooperative society exist. Hope so ये सबको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। थैंक यू।